नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का गुहार छत्तीसगढ़ में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, आरक्षण को लेकर कितने सवाल पूछे गए और उसके बाद कितने जवाब दिए गए, लेकिन बहुत सी अदृश्य ऐसी बातें हैं जिसके किस्से जनता की जुबान पर है और जनता जानना भी चाहती है कि आखिर छत्तीसगढ़ की सियासत में इतने पेंच इस समय क्यों लगे हुए हैं। जब सरकार आरक्षण देना चाह रही है तो उसके पीछे सियासत क्यों हो रही है। बीजेपी क्यों कह रही है कि कांग्रेस ने आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया, और कांग्रेस क्यों बता रही है कि ये जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी गलतियां हैं, वो बीजेपी करके गई थी। तो ये भंवर में फंसने की ओर जो जनता फिलहाल अग्रसर हो रही है, उसे हम एक कोशिश भी करेंगे कि जनता तक वो बात पहुंचा सकें। लेकिन पहले सिलसिलेवार सुन लीजिए पक्ष विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहां, वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है, और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है, फिर भी 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पत्र भिजवा, जवाब भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन मेट निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाए। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करे बिल। कि आरक्षण के मुद्दे पे जैसी विधानसभा में विधेयक पारित होगा हम उसमें दस्तखत कर लेंगे। यहाँ सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में मिलना चाहिए, और उसी आशय से विधेयक पारित हुआ है। और मंत्री लोग गए थे मिलने के लिए, उन्हें कहा कि हम सोमवार को कर देंगे। अब कितने सोमवार बीत गए, हम लोग भी गए थे मिलने के लिए, उन्हें क्या मैं करना चाहती हूँ उसमें सरकार की ओर से जवाब आ जाए। अब सरकार की ओर से जवाब आ गया है, अब कोई बहानाबाजी अब नहीं है। राज्यपाल जी को छत्तीसगढ़ के व्यापक हित में, आदिवासियों के हित में और उस विधेयक पर दस्तखत करना चाहिए ताकि यहाँ पर लागू हो सके और लोगों का भला हो। राज्यपाल महोदय से पूछना चाहिए कि उनको किसका दबाव है जो जिसके कारण उस प्रस्ताव पे आज तक हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। ये आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाओ, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाया और विधानसभा में पारित हो गया। और पारित होने के बाद विधि सलाहकार से सलाह लेने के बाद करूंगी कह रहे हैं कि विधानसभा से क्या वो बड़ा हो गया। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मुखिया जो आरक्षण पर राजनीति कर रही है, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए आरक्षण को लेकर के कि बीजेपी नहीं चाहते, कांग्रेस ने कभी उनको आरक्षण नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण दिया था और मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट से निरस्त हुआ है। और जहां तक संवैधानिक संस्था की बात है, उनको लगातार अपमानित करने का काम, चोट पहुंचाने का काम ये सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। इस सरकार का काम है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उनको भेजा था, और भेजने के बाद में चाहे ओबीसी का हो, चाहे आपका जनजाति का हो, जो वंचित हुए हैं, इसका कोई दोषी है तो ये सरकार दोषी है कांग्रेस की। तो लगभग बयान वही है, किसी प्रकार का बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है और चेंज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी अपने बयान पर अड़िग हैं। चर्चा को शुरू करते हैं। उमेश घोरमोडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। उमेश जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि बयान एक ही याद कर लिए गए हैं, इसलिए मैं केवल आपकी ओर नहीं कह रहा हूं, मैं दोनों पार्टियों की ओर कह रहा हूं। क्या वाकई इतना ज्यादा कश्मकश हो गई है कि वही पुराने बयानों से काम चलाना पड़ रहा है? उमेश जी। देखिए आदरणीय विवेक जी, ये बयानों का विषय नहीं है।
और ना ही जो ये हमारे प्रदेश के उन वर्गों को मिलने वाले आरक्षण को लेकर के किए जाने वाले राजनीति का विषय है। ये तो आज हम तमाम छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए आहत करने वाला विषय है कि किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में लगातार 4 वर्षों तक ढुलमुल रवैया कांग्रेस की सरकार इख्तियार करके रखती है। 2012 के अंदर में जो आदिवासियों को 32% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उसको यूं ही 4 वर्षों तक हाथ पर हाथ धरे हुए जाने देती है। और उसके बाद जब 19 सितंबर को न्यायालय के अंदर से फैसला आता है तो 70 दिनों तक हाथ पर हाथ धर करके बैठने वाली ये सरकार आज संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। महामहिम राज्यपाल को जिस लहजे में, जिस अंदाज में सवाल यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये तो उनका विशेषाधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से इस विषय पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है। और तथ्यपरक हमने भी सदन के अंदर में जब विशेष सत्र आया 1 और 2 तारीख को ध्वनि मत से आरक्षण के विधेयक को, बिल को पास करने का काम किया और हम सब कहीं ना कहीं आरक्षण के पक्षधर हैं। लेकिन सवाल उठता है तथ्यात्मक पहलुओं के ऊपर। हमने सवाल किया कि भैया आप 70 दिनों तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तब आपने अध्यादेश क्यों नहीं लाया? आप 70 दिनों तक खामोश बैठे रहे और जब आप आज अध्यादेश ला रहे हैं तो इनके तमाम तथ्यात्मक विषयों पर क्यों नहीं चर्चा कर लेते? क्यों नहीं डाटा आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाता है? इन तमाम पहलुओं पर सरकार के पास कहीं कोई जवाब नहीं होता है। और जब ध्वनि मत से ये पास होकर के महामहिम राज्यपाल महोदय गया तो उसके बाद तमाम तरह के विषय निकल करके आए, जिन विषयों को विपक्ष ने पहले ही आगाह किया था। क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष का विषय हो या विपक्ष का विषय हो, इस आरक्षण के विषय पर हमने ध्वनि मत से इसको स्वस्फूर्त हमने पास किया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की नियत में यहाँ पर खोट है। वही खोट जो 4 वर्षों तक हाथ पर हाथ धर करके उन्होंने दिखाया, वही खोट जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में 27% की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब उसी 27% के विरोध में जो व्यक्ति जाता है उसको पद से नवाजने का काम करते हैं। वही सोच जो आदिवासियों के आरक्षण के विषय में जो ढुलमुल रवैया इख्तियार करता है, जो उसके विपक्ष में जाता है, उसको इन्होंने चलिए पूछता हूँ काम किया। तो नियत में खोट इनकी है। अब ये केवल राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इस संवेदनशील विषय पर ये राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अंशुल जी, आप लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि 32% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो बीजेपी ने दिया। अब कांग्रेस झूठ कह रही है। ये बात ही धर्मलाल कौशिक जी ने आज कही है। पांडे जी, कितना सुंदर लगता है जब अपन इस प्रकार का वक्तव्य सुनते हैं। ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तान में एक संवैधानिक पार्टी है जो आरक्षण का बड़ा समर्थन करती है, लेकिन दोहरे चरित्र की राजनीति कब सामने आ जाती है, कब आंखें खुल जाती हैं, कब आदिवासी भाई सचेत हो जाता है, वो जीता जागता उदाहरण कब पता चल जाता है, जब यही पार्टी के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के सपोर्ट में हैं, और इसी पार्टी जब जाती है और उत्तराखंड में यह कहती है कि आरक्षण लागू हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। यह सर्वविदित है, यह आपको भी और हमको भी पता है। देखिए आप दोहरे चरित्र की राजनीति। दूसरी बात, आज अब हमसे राज्यपाल महोदया ये कहती हैं कि आप विधेयक ला दीजिए, हम उस पर साइन कर देंगे। राज्यपाल महोदया की बात को मानते हुए सर्वसम्मति से संवैधानिक तरीके से हम विधेयक लाते हैं और यह प्रोसेस है वो हम अपनाते हैं। यह सर्वविदित है, आपको भी हमको भी पता है। लेकिन प्रवक्ता जी को पता नहीं पुराना इतिहास क्यों वो भूल जाते हैं। उसके बाद एक भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का नेता हो या साथी मेरे प्रवक्ता हो, क्या वह राजभवन के द्वारे खड़े होकर यह कहते हैं कि किन कारणों से आज तक उस पर सिग्नेचर नहीं हो पाया? राज्यपाल महोदया दिल्ली जाती हैं, प्रधानमंत्री से मिलती हैं, मिलना चाहिए, राष्ट्रपति से मिलती हैं, मिलना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न सीधा सीधा राज्यपाल महोदया से यह है कि वह किस कारण से सहकारिता, हिंदुस्तान के सहकारिता मंत्री से मिलती है? हिंदुस्तान की जनता और छत्तीसगढ़ का आदिवासी भाई तो राज्यपाल महोदया को सिर्फ और सिर्फ भाजपा का एजेंट कहने लगा है। भाजपा पहले यह तय कर ले, और इसी लाइव स्टूडियो में पहले आपको यह तय कर लेना चाहिए गोरमुड़े जी कि आप आरक्षण के सपोर्ट में है तो कहीं विरोध में है। अगर आप सपोर्ट में है तो आप मुझे वह दिनांक बताएं कि कब आप उस दिन खड़े हुए थे, कब आप सड़कों की लड़ाई लड़ रहे थे, कब आप खड़े हुए थे और कब आप वहां पर पहुंचे थे। जी बोलिए मिश्रा जी, कंटिन्यू।
कब आप वहां पर पहुंचे थे महोदय? कि आपने कब कहा था राज्यपाल महोदया से कि आरक्षण यह विधेयक पास होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए? आर्टिकल 200 की बात करते हैं ना महोदय, तो 2 सेकंड का संज्ञान आपको उस पर आपको केंद्रित करना चाहता हूं। आर्टिकल 200 में यह लिखा जाता है कि राज्यपाल महोदय के पास तीन प्रकार के जिम्मेदारी और अधिकार होती है। पहला अधिकार होता है या तो विधेयक सीधा का सीधा वापस कर दें, पहला। दूसरा होता है कि सीधा सीधा वो राष्ट्रपति के सुपुर्द कर दें, और तीसरा वह वो अनुमति दे दें। ये जो 10 प्रकार के प्रश्न खड़े करना है वह भाजपा से प्रेरित है, क्योंकि भाजपा को राजनीति सिर्फ करना है, आरक्षण नहीं देना है। आज उन युवाओं की नहीं सोचती भाजपा, आज उन महिलाओं की नहीं सोचती भाजपा, आज कितने सारे शिक्षक हैं जिनका रिजल्ट लंबे थे उसकी नहीं सोचती भाजपा। भाजपा सिर्फ और सिर्फ सोचती है तो अपने वोट बैंक की सोचती है। इसी के कारण आदिवासी भाई आज जा चुका है, इसी के कारण आदिवासी भाई आज कांग्रेस से समर्थित है और साथ में खड़ा हुआ है। और महोदय आपसे यह कह देना चाहता हूं घोरमोड़े जी, संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी है। अभी संसद में लड़ाई करी थी, अब सड़कों में लड़ाई कर। चलिए ठीक है, फिलहाल तो सत्ता आपकी है, छत्तीसगढ़ की जनता का एक हक उनको दिलाएंगे। अब देखिए मिश्रा जी, विपक्ष में रहते तो ये लाइन अच्छी लगती सुनने को, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूती से आप लोग की सरकार है, तो ये वाली लाइन तो घोरमोड़े जी को दे दीजिए। सहकारिता मंत्री से, राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री से मिल रही है महोदया, क्यों मिल रही है थोड़ा सा? अच्छा ठीक है, आपने दिल्ली को ध्यान में रख के कहा होगा, ठीक है। मैं द्विवेदी साहब के पास आता हूं। द्विवेदी साहब, आदिवासी मोर्चे का साथ और ये जो आज रायपुर की हमने देखा जो नजारे थे, वो कांग्रेस की ओर से भी वरिष्ठ नेता मंत्री शामिल हुए, होना भी था, जाहिर सी बात है। हमने ये भी देखा था कि वरिष्ठ मंत्री आदिवासी मोर्चे के साथ बकायदा राज्यपाल के पास भी पहुंचे थे। तो अब क्या चीजें ये धीरे धीरे जनता की लड़ाई होते होते क्या कांग्रेस के पास आ रही है, या बीजेपी भी दूसरे ओर से अच्छी मजबूत रस्सी पकड़ी है? नहीं, देखिए, सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ, इसका मतलब तो यह है कि दोनों पक्ष सहमत है इस विधेयक के लिए। लेकिन राजभवन में जाने के बाद जो बहुत सारी चीजें वहां पे आई, अलग अलग समाज के लोग वहां पर जाके जो आवेदन लगा दिए राज्यपाल के सामने। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग की आबादी जो, हालांकि क्वांटिफाइड डाटा भी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन लगभग जो जानकारियां निकली उसके आधार पर 40% आरक्षण की डिमांड पिछड़ा वर्ग ने किया है। इसी तरह से एससी वर्ग के लोगों ने अपना बढ़ा के 17% करने का था, वो तो इसमें विधेयक में है। सामान्य ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक सेक्शन है, उसने डिमांड रखी है कि हमको 4% तो दिए, उसको 10 करना चाहिए। तो इस तरह के जो कानूनी पेच वाले मामले हैं, मुझे लगता है कि राज्यपाल को इन्हीं सब चीजों में सलाह लेने में जो समय लग रहा है, भाई इन सब कुछ चीजों की सलाह तो बगैर कानून के जानकारी के पुख्ता सलाह लिए बगैर मुझे लगता नहीं कि इन सब चीजों का फैसला ले सकती राज्यपाल। तो मुझे लग रहा है जो समय लग रहा है इस वजह से लग रहा है। और इसके अलावा उन्होंने 10 सवाल दिए थे, 10 साल अब चले भी गए हैं। हाँ, ये है कि सरकार जो है जबरदस्त दबाव बना रही है कि सरकार के पास समय कम बचा है, को बहुत सारी हजारों भर्तियां अभी निकलने वाली है, बहुत सारे बच्चों का, कम से कम 5 लाख बच्चों को भविष्य भी अधिकार में है। ये मैं तो मानता हूं कि अच्छे ये कहना चाहिए, उनके भविष्य को अगर देखा जाए तो सरकार अपनी तरह से भरपूर प्रयास करेगी जितने जल्दी हो सके विधेयक पास हो, और जो नई भर्तियां खुलने वाली है वो खुले, और जो पुरानी जो अटकी हुई है जिनपे अभी फैसला आना है उनका भी काम हो। तो एक तरह से सरकार अपनी तरफ से दबाव में इसीलिए प्रयास करी है कि उनका रहते रहते ये हो जाए तो उनको कुछ राजनीतिक फायदा मिल जाए। अगर ये लंबा प्रोसेस खिंच गया तो चुनाव के बाद अगर उसके रिजल्ट आए तो उसको सरकार उस साथ भुरा नहीं पाएगी, ये भी एक अपनी मजबूरी रहती है राजनीतिक। तो एक ये इश्यू भी हो सकता है कि सरकार में बैठे लोग जो राज्यपाल के ऊपर दबाव बना रहे हैं, इसकी कोई वजह हो सकती है। लेकिन अब इस पे एक्चुअल क्या स्थिति है वो तो राज्यपाल ही बता सकती है। किन मुद्दों पे अभी भी रोक के रखी है, किन मुद्दों पे विचार चल रहा है, तो राजभवन से ही कोई बयान जारी हुआ तभी ये चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। जी, ऐसा मेरा मानना है। मैं उमेश जी से पूछता हूं। उमेश जी, अब आरोप तो ये लग रहे हैं कि जो विधिक सलाहकार है वो एकात्म परिसर वाले हैं, ऐसा भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। तो ये क्या सही बात है? कुछ इसमें कुछ है सही? देखिए पांडे जी, मुझको बड़ा तरस आता है किस प्रकार की मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, और जिस प्रकार का उनका वक्तव्य आया है आज पूरे प्रदेश से यही सवाल उठ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाहकार कौन है जो इस प्रकार के सवाल उठाने की सलाह
महामहिम राज्यपाल महोदय से इस प्रकार की सवाल करने की सलाह उनको दे रहा है, ये तो उनके अंदर में आत्मचिंतन करने का विषय है। अभी मेरे भाई अंशुल जी ने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रखे, सदन से लेकर के सड़क तक की तमाम चीजों की यहाँ पर इन्होंने बात रखी और दोहरे मापदंड का यहाँ पर विषय रखा है। तमाम सवालों का मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने सदन को लेकर के सवाल उठाया तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि सदन देश का है, सड़कें भी देश की है। फर्क बस इतना बचा है मेरे दोस्त कि ना सदन में कांग्रेस है ना सड़क में कांग्रेस नजर आ रही है। रह गई बात आरक्षण को लेकर के छत्तीसगढ़ के अंदर में ये बड़े बड़े यहाँ पर तकलीफ दे रहे थे, यहाँ तक कि संविधान की जानकारी अंशुल भाई को इतनी है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अधिकारों का भी उन्होंने बखूबी यहाँ पर बखान किया कि राज्यपाल महोदया क्या क्या कर सकती है। अरे भैया, जब आपको इतनी ही जानकारी है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जो 3 अधिकार है, या तो वो वापस कर दें या महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दें, और ये तमाम तरह के अधिकार की जानकारी जब आपको बखूबी है तो आप सब्र क्यों नहीं करते हैं साहब? उनका ये आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे विशेषाधिकार है, बस विशेषाधिकार है। हाँ। तो आप उसको लेकर लेकिन सब्र करिए। लेकिन घोरमोड़े साहब, लेकिन एक चर्चा हम भी बहुत सुन रहे हैं। समर्थन करने के लिए तैयार बैठे। हाँ उमेश जी सुनिए, तो विशेष अधिकार है, वो आप सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल विशेष अधिकार है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, संविधान में लिखा है बात, ठीक है। लेकिन एक बात यह भी है कि जो सिलसिलेवार चीजें हुई है, आप भी बहुत अच्छे बाकायदा भारतवर्ष भ्रमण करते हैं, क्या किसी राज्य में इस तरह की चीजें होती है क्या? वो भी इतना महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर अब राज्यपाल की ओर से क्या कुछ बयान आ रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्थितियां तो आप भी देख रहे हैं ना। मान लीजिए आपकी सरकार अगर होती और आपके लिए राज्यपाल इस तरह की चीजें करती तो ऐसा बयान नहीं देती आप, क्योंकि सवाल आरक्षण का है, महत्वपूर्ण मुद्दा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। निश्चित तौर पर पांडे जी आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील मसला है, और आपने राज्यों का जिक्र भी किया। इसी गंभीरता को लेते हुए सदन के अंदर में 1 और 2 तारीख को जब विशेष सत्र बुलाया गया था, हमने भी विपक्ष में होने के नाते सवाल उठाया था कि 19 सितंबर को जो बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2012 का आरक्षण को रद्द किया और उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, तब हमने सवाल किया कि क्या कोई विषय जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में विचाराधीन है उस पर क्या सदन के अंदर में चर्चा हो सकती है क्या, या पूरे देश के अंदर में किसी भी राज्य का कहीं कोई उदाहरण है क्या? आप यकीन मानिए पांडे जी, सदन के अंदर में इस सरकार ने इस विषय पर कहीं कोई जवाब नहीं दिया, मुंह में दही जमा करके बैठ गए। और जिस प्रकार से इस विषय को लेकर के आपने तमाम राज्यों का उदाहरण भी दिया, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी राज्य के अंदर में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती होगी कि सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तब सत्ता पक्ष के ही लोग, पद्मा मनहर जैसे लोग आदिवासी के 32% आरक्षण के खिलाफ जाते हैं। 4 वर्षों तक ये सरकार चलिए मैं इस पर मिश्रा जी से रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक, सरकार उस आरक्षण को आधी आपने तैयारी के साथ लेकर अपनी पार्टी का पक्ष जी तमाम संवैधानिक पहलुओं पर, इसके विधिक पहलुओं पर आपने पर्याप्त चर्चा नहीं की है, तो ये सरकार कहीं कोई जवाब नहीं देती है। और उसी का नतीजा है जो ये तमाम तरह के पहलू यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, तमाम तरह के सवाल जवाब यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की यहाँ पर राजनीति हो रही है। और तमाम कांग्रेस के नेता आज जो खड़े हुए हैं, आज जो इस विषय को लेकर के आंदोलन का रूप ले रहे हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं भैया, जब इससे पहले भी हम तो आज भी आदिवासी भाइयों के साथ हैं, उस वक्त भी जब 4 वर्षों तक हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई सरकार के खिलाफ आदिवासी भाई सड़क पर उतरे थे, उस वक्त भी हम साथ में थे। लेकिन क्या ये लोग उस वक्त आदिवासी भाइयों का समर्थन करने निकले थे क्या, जब हाथ पर? चलिए पूछता हूँ मिश्रा जी, आरक्षण हो गया था। बहुत सारे सवाल उमेश जी ने कर दिए हैं आपके ऊपर, मतलब आपकी पार्टी के ऊपर, अब आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है मिश्रा जी। भैया बहुत मजे हुए प्रवक्ता है, बहुत अच्छा वक्तव्य देते हैं, लेकिन क्या बताएं कि राजनीति का दबाव ऐसा होता है कि सत्यता के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि हम आरक्षण के साथ खड़े हुए हैं,
हम आदिवासियों के साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, आदिवासियों के साथ खड़े होना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं, जिम्मेदार पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको जनता जनार्दन के हर एक व्यक्ति के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन दोहरे चरित्र की राजनीति कब समझ में आ जाती है इनकी कि मैं कंप्लीट कर रहा हूं, आपके बीच में जिम्मेदारी पूर्वक नहीं बोला था। आप आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब एक दूसरे को बता रहे हैं। बहुत अच्छी आपने यह कहा कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, लेकिन आज सर्व आदिवासी समाज जब सड़कों पर खड़ा है तो मुझे यह बताइए कि उमेश गोड़मेल जी से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक कौन सा इनका छत्तीसगढ़ का ऐसा नेता है जो छत्तीसगढ़ में उनके साथ खड़ा है। मैं अपने कांग्रेस के 10 नेताओं का ऐसा नाम गिना देना चाहता हूं जो उनके साथ खड़ा है। इसे साथ खड़ा होना बोलते हैं और इसे छद्म साथ में खड़ा होना बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, उमेश गोड़मेल जी, आप मुझे यह बताइए, 4 वर्षों की बात करते हैं महोदय, थोड़ा सा इतिहास खंगालिए। आपको 18 मौके मिले। आप ही के कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार करी थी, जो पूर्व के सीएम मंत्री जो है हमारे आदरणीय रमन सिंह जी हैं, उन्होंने डस्टबिन में उस रिपोर्ट को डाल दिया था और उसके बाद आज तक उस रिपोर्ट का पता नहीं चला है। तो आप आरक्षण विरोधी हैं। और एक प्रश्न मैंने कहा था, आपने सर्व प्रश्नों का जवाब हालांकि छद्म तरीके से दिया, एक सत्य प्रश्न का जवाब आप देना भूल गए। मुझे यह बता दीजिए कि उत्तराखंड में क्या हुआ था। मुझे दूसरी बात यह बता दीजिए कि आरएसएस क्या सोचती है आदिवासियों को लेकर। मुझे यह बता दीजिए कि आरएसएस छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर क्या सोचती है। मुझे एक बात और बता दीजिए, आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। मुझे एक बात और बता दीजिए कि आरएसएस हिंदुस्तान में आरक्षण को लेकर कितने प्रकार के बयान दे चुकी है। अगर आप मुझे बता दें तो आप जो कहेंगे मैं वो हारने के लिए तैयार हूं। अगर आपको ना पता हो, आप मेरे बड़े भाई हैं, प्रेम आपसे मोहब्बत में करता हूं, अगर आपको ना पता हो तो मुझे 30 सेकंड का मौका दें। आरएसएस की क्या सोच है आरक्षण को लेकर मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आरएसएस भी है सब छत्तीसगढ़ में। आरएसएस के बहुत बड़े नेता बोलते हैं छत्तीसगढ़ में आरक्षण में क्या होना चाहिए। इसका जवाब उमेश गोड़मेल जी देंगे। उत्तराखंड का जवाब उमेश गोड़मेल जी देंगे। गोड़मेल जी इसका जवाब देंगे कि आज आप दिनांक में कहां थे जब सर्व आदिवासी समाज सड़कों की लड़ाई लड़ रहा था, और आप कहां खड़े हुए थे उमेश जी, जो आप अपने श्रीमुख से कहते हैं कि हम तो आदिवासियों के साथ खड़े हैं। साहब, राजनीति करना छोड़िए, काजनीति में आइए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूं, आपने सिर्फ उमेश जी का जिक्र किया था। आपने तो सिर्फ उमेश जी का जिक्र किया था। आप भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। गंगेश द्विवेदी साहब, समय की बेहद कमी, आपकी एक सार्थक प्रतिक्रिया ताकि इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर समापन हो सके। देखिए, दोनों ही पक्ष को के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द ये विधेयक आ जाए, लेकिन जो विधिक मामला है जहां पे जाके पेश अटक रहा है, विधिक मामले में ही मतलब राज्यपाल की तरफ से ये स्पष्ट हो सकता है कि विधिक मामले में पेच कहाँ अटक रहा है। और इसको मुझे लगता है कि जिस तरह से दबाव बन रहे हैं उस पर राजभवन से अगर राज्यपाल डायरेक्ट नहीं दे रही तो उनका एक पूरा डिपार्टमेंट होता है पीआरओ का, वहां से समय समय पर सही सार्थक प्रोग्रेस की इस विधेयक को लेकर, चूंकि इसमें मामला खाली आदिवासी समाज का नहीं है, इसमें पिछड़ा वर्ग भी जुड़ा हुआ है, सामान्य वर्ग भी जुड़ा हुआ है, और एक बड़ा परीक्षार्थियों का वर्ग है जिनके लिए भी बहुत सारी नौकरी निकलनी है, और बहुत सारी नौकरियों की जो कहना चाहिए प्रक्रिया रुक गई है इस चक्कर में, जिनकी आधी प्रक्रिया होकर अटक गई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, ऐसे लगभग 5 लाख से अधिक बच्चे, उनका भविष्य भी अटका हुआ है। इसमें लगातार मुझे लगता है इसमें प्रोग्रेस, या तो अगर लेट लग रहा है तो उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट भी जनता तक भी चाहते जाना चाहिए, जिससे कोई शक शुबा ना रहे। और कुल मिला के विधेयक जल्द जल्द पारित हो तो सबके लिए फायदेमंद होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। उमेश जी, बिल्कुल कम समय, बोलिए। जवाब ले लेंगे, बिल्कुल छोटा सा। देखिए, अंशुल जी ने तमाम तरह के आरोप यहाँ पर मढ़ने का काम किया और सीधे सीधे स्वीकार लिया कि कांग्रेस इस विषय में केवल और केवल राजनीति कर रही है। समाधान की दिशा में बढ़ने का इन्होंने ना तो कदम। अरे चलिए ना हमारे साथ राजभवन, कल चलिए, चलो मैं चलने तैयार हूँ, चलिए मैं चलने तैयार हूँ। अपन रोड पर खड़े होंगे, संवैधानिक तरीके का, हम संवैधानिक अधिकारों का पूरा प्रयोग करेंगे, खड़े होंगे, धरना देंगे। आइए, आप मेरा समर्थन करते हैं कि नहीं करते? आप मेरा समर्थन करते हैं कि नहीं करते उमेश जी? उमेश जी, आप मेरा समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो जाते हो? चलिए ठीक उमेश जी, उमेश जी सिर्फ एक बात सर्वविदित है। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही था और आपने देखा कि कार्यक्रम के समापन तक किस तरह से बहस और तेज हो गई।
ये बहस इसी तरह से होती रहेगी जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं निकाल लिया जाता, और निराकरण निकाल लेने के बाद भी बहस होती रहेगी, क्योंकि चुनाव में इसको वोटों में थोड़ा बहुत तब्दील भी तो करना है और जनता को यह भी तो दिखाना है कि देखिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल जनता भी ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, और इस 32% आरक्षण को किस तरह से सफल किया जाता है इस पर भी जनता की निगाहें बनी हुई है। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।